वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी एक पढ़ा लिखा अनपढ़ यह एक पढ़े लिखे व्यक्ति की अनपढ़ता को दर्शाती है। दीनदयाल पेशे से तो वकील थे, जो सरकारी मुलाजिम ना थे, लेकिन बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और ज्यादातर समय घर पर ही गुजरता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन की हताशा दूर ना हो तो अपने बड़े बेटे रोहन को बुरा भला कहना। बस यही थी दीनदयाल की दिनचर्या। बड़ा बेटा रोहन भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लिया करता था। दीनदयाल का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे साहिल और मोहित सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर दीनदयाल का दिल खुशी से झूम उठता था, पर जैसे ही उसकी नजर रोहन पर पड़ती, वैसे ही उसकी हंसी गम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि रोहन भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी कर ले। परंतु दीनदयाल के अथक प्रयास से भी रोहन का मन पढ़ाई में ना लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज रोहन को गाली देना और घर का सारा काम रोहन से ही करवाना, यह सब दीनदयाल की आदत में शुमार हो गया था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगाने की खबर दीनदयाल को सुनाता, तो दीनदयाल का गुस्सा रोहन पर दोगुना फूटता था। रोहन की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काट कर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को दीनदयाल के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियां ही मिलती थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से कभी भी दीनदयाल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फोटो को गले से लगाकर बहुत रोता, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन दीनदयाल कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे कि तभी शंभू एक मिठाई का डब्बा लेकर वहां आया और दीनदयाल को वह मिठाई का डब्बा दिया। यह देखकर दीनदयाल का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि दीनदयाल बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। दीनदयाल ने बोएं चढ़ाकर कहा, क्या बात है शंभू, आज तू बहुत मिठाई बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है क्या? शंभू ने जवाब में कहा, बात यह है कि भैया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लगी है। दीनदयाल ने शंभू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। शंभू ने नरम भाव से कहा, हाँ भैया, उसी की ही नौकरी लग गई है। बस सब ऊपर वाले की कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है। इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक रोहन भी वहां आ चुका था। शंभू ने रोहन को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर रोहन को देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर रोहन खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका, सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी दीनदयाल ने रोहन को घूर कर देखा तो रोहन छटपटा कर एक कोने में खड़ा हो गया। दीनदयाल ने आंखें गुरेज कर रोहन की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया है और एक तू जो भैंसे चराता है। अरे, कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज ना मानी। अरे, तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, समझा? शंभू को यह देखकर रोहन पर तरस आ गया। उसने नरम स्वर में दीनदयाल से कहा, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो रोहन को? अरे, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप इसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आप ना रोहन की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और रोहन का भी ख्याल रखेगी। दीनदयाल ने रोहन की तरफ देखा और फिर शंभू से कहा, अरे, इस अभागे को कौन ब्याहेगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर ना दे दे। शंभू ने जवाब में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है रज्जो, आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाएं।
दीनदयाल ने शंभू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊंगा। शंभू ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो। अब रोहन जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो फिर एक बार सोच लो, बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। दीनदयाल ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, यह तो है ही धरती पर बोझ, पड़ा पड़ा खाता रहता है। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही ना होता, तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू ने दीनदयाल को समझाते हुए कहा, ऐसा मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कर लिया तो। दीनदयाल ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके, तो क्या फर्क पड़ेगा हम पर। अरे हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं, अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। दीनदयाल की एक एक बात रोहन को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को खत्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और रोहन घर वापस नहीं लौटा तो दीनदयाल ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब दीनदयाल खेत पर गए। वहां वह नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर रोहन की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने रोहन की लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका क्रियाक्रम किया। पर इतना कुछ होने के बावजूद दीनदयाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर, और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी भी पुलिस वाली। समय के साथ साथ दीनदयाल की उम्र काफी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते। कोई भी काम करने पर उसकी सांस फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीवी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों ही मियाँ बीवी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी दीनदयाल आ करके अपने छोटे बेटे मोहित से कहा, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। बेटा ऐसे करो, हमें भी अपने साथ ले चलो। मोहित ने कहा, बापू आप जानते तो हैं शहर का वास्ता है, अभी लोग खुद किराए पर रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे। वैसे भी बापू हमारे पास इतना बड़ा घर, इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे। दीनदयाल ने निवेदन किया, बेटा इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूंगा। अरे मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता है, मेरी देखभाल कौन करेगा। मोहित ने दीनदयाल को समझाते हुए कहा, बापू आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले रहे हैं। बस वह यहाँ ये घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, यही 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 30 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। और जब शहर पहुंच जाओ तो यह रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और फिर मोहित दीनदयाल को अपने गले से लगाता है और उनके पैर छूकर वहां से चल जाता है। आज इतने बड़े घर में दीनदयाल अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा भी सही से गूंदा जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे रोहन की याद रह रहकर आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने रोहन का अक्स नजर आने लगा। वो रोहन का आटा गूंदना और रोटी बनाना, एक एक करके सभी दृश्य उनके आंखों में तैरने लगे। उसकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू छलक उठे और मन में सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि काश मैं पढ़ा लिखा ना होता। अनपढ़ ही होता तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती।
कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। रोहन मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह ही कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता। पर मैं तो एक पढ़ा लिखा अनपढ़ ही बन गया, जो अपने बच्चे के मन को ही ना पढ़ पाया। अब सपनों को देखने से होने वाला क्या था? जो कुछ उसने किया आज वो उसके सामने था। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए और वो दिन आ ही गया जिस दिन सेठ ने रुपए देने के लिए कहा था। सेठ ने घर के कागज पर साइन करा लिए और दीनदयाल को 3 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही दीनदयाल शहर जाने की तैयारी कर ली और दीनदयाल ने मोहित को फोन करके सब बता दिया कि वो बस स्टैंड पर उसका इंतजार करेंगे। कहे मुताबिक दीनदयाल वहां पहुंच गए और बैठकर मोहित का इंतजार करने लगे। तभी वहां मोहित आ गया और दीनदयाल के पास आकर कहा, बापू आप पैसे लाए हो ना, मुझे दे दो। वो जो मैंने नया घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी रुपए नहीं दिए तो वो अपना घर किसी और को बेच देगा। दीनदयाल ने रुपयों का बैग झटपट से रुपए मोहित को दे दिए। मोहित ने रुपए लेकर दीनदयाल से कहा, बापू आप यहीं बैठो, मैं सेठ को अभी रुपए देकर आता हूँ। और मोहित अपने बापू को वहीं बिठाकर रुपए लेकर वहां से चला गया और दीनदयाल वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे काफी बीत चुका था, लेकिन मोहित अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। दीनदयाल बहुत ही चिंतित थे कि मोहित अभी तक नहीं आया। उससे रहा नहीं गया तो उसने एक राहगीर से वही फोन नंबर लगवाया जो उसे मोहित ने दिया था, पर फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब दीनदयाल की चिंता और भी अधिक बढ़ चुकी थी। वो हताश बैठा ही हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिस पर मोहित बैठा हुआ था। वह दूर से ही मोहित को आवाज लगाने लगा, पर मोहित दीनदयाल को पास से देखता हुआ निकल गया। आज मोहित ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था, जिसकी उम्मीद दीनदयाल को बिल्कुल भी ना थी। अब दीनदयाल वहीं बैठकर रोने लगा। अब अंधेरा काफी ढल चुका था। दीनदयाल के पास 100 रुपए थे जो उसके घर वापस आने के लिए किराए के लिए उपयुक्त थे। दीनदयाल बस में बैठकर घर आ गया। घर क्या, गांव आ गया, क्योंकि अब घर तो सेठ का हो चुका था। अब उसके पास घर नहीं था तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू को पोंछकर उठा और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास गया जहां रोहन ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगा और रोते हुए कहा, बेटा रोहन, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया है कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना पाता है। आज बहुत अरसे हो गए हैं तेरे हाथ का खाना खाए। आज फिर से तेरा बाप तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा? आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने इस अभागी बाप को अपने घर में स्वीकार करेगा ना? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली। 5-6 मिनट तक वह फड़फड़ाया और फिर एकदम शांत पड़ गया। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और वह अंतिम धाम को चला गया। दोस्तों, यह थी कहानी एक पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ लिख कर भी ऐसी हरकतें, ऐसी सोच रखते हैं जो हमें अनपढ़ता की ओर दिखाती हैं। कहते हैं ना, कभी कभी पढ़ लिख कर भी हम अनपढ़ की तरह व्यवहार करते हैं। कभी कभी अनपढ़ व्यक्ति का व्यवहार इतना अच्छा होता है कि वो दिखने में पढ़ा लिखा ही लगता है। हमें अनपढ़ और पढ़ा लिखा हमारी सोच दिखाती है। हमारी सोच से पता लगता है कि हम कितने ज्ञानी हैं, कितनी बुद्धि के मालिक हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस कहानी को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। दूसरों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस कहानी को सुन सके, दूसरों को सुना सके, इस कहानी से कुछ सीख सकें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मेरी कहानियों को बहुत पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुरानी कहानी को पसंद करने के लिए शुक्रिया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
आपको क्या लगता है कि पढ़ लिख कर हम अपनी सोच बिगाड़ लेते हैं, ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं? तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।